हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज की क्लासेस में आपको वायु के बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। वायुमंडल क्या है, पहला क्वेश्चन है। वायुमंडल का अधिकतर भाग दो गैसों से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? मौसम किसे कहते हैं? वर्षा के 3 प्रकार लिखे। वायु दाब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर होगा पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों से हानिकारक। जैसे वायुमंडल का क्या उपयोग है, ये क्योंकि वायुमंडल कैसे हमारे लिए लाभदायक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की एक चादर न हो तो हम सूर्य की गर्मी से भी तप्त होकर जल सकते हैं और रात के ठंड में जम सकते हैं, क्योंकि ठंडी ज्यादा बढ़ जाएगी। अतः यह वायु राशि जिसे पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब देखिए इधर कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है। क्योंकि सूरज की जो रोशनी आती है तो शॉर्ट वेव में आती है, पर जाते हुए जब लॉन्ग वेव होती है तो वो लॉन्ग वेव को जाने नहीं देती है, रोक लेती है। तो रोक लेती है तो इस वजह से वायुमंडल गर्म रहता है, और गर्म होने की वजह से रात को जब रात हो जाती है, सूरज नहीं देख होता है, तब भी मतलब कि वो गर्मी बनाए रखती है एक आवरण की तरह, और इस वजह से हमें बहुत सारे सर्दी महसूस नहीं होती। पर अब इसी पे आता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। पर किंतु जब कारखानों और कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है, कि वायुमंडल जो है वो जाने वाली, जब आ गई सूरज की रोशनी आ गई, और जब वो शॉर्ट वेव में आती है, जब लॉन्ग वेव में जब जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा को रोक लेती है। बहुत सारे गैसों को जाने भी देती है, लेकिन रोक लेती है बहुत सारे। रोकते जाती है, तो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ग्रीन हाउस का प्रभाव ज्यादा पड़ते जाता है। तो जैसे जैसे ज्यादा पड़ता है तो भूमंडलीय तापमान बढ़ता जाता है, बैलेंस नहीं हो पाता इस वजह से। तो देखिए, तो इस कारण से आपको लगता है बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा क्योंकि बर्फ पिघलेगा, तो इससे तटीय क्षेत्र मतलब कि डूबना शुरू हो जाता है। इस कारण से जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी होने लगती है। और अब हम इस युग में है जहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं। देखिए वायुमंडल और इसका घटक कौन कौन से है, देखिए आप सीधा यहाँ देख सकते हैं। देखिए पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया जा सकता है इसका एक ठीक ठाक नो एसी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और देन कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे मात्रा भी देखें, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन, और बाकी अन्य गैसें 0.04% है। तो मेजर कौन कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि पहले के चैप्टर में पढ़ाई जा चुकी है। अब जैसे हमारे लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत है, पर पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, और नाइट्रोजन उनको डायरेक्ट नहीं मिलता है। नाइट्रोजन डायरेक्ट वो ले नहीं सकते हैं, उनको नाइट्रेट में चेंज करनी पड़ती है। तो कई बार आप देखे होंगे लेग्यूमिनस प्लांट को, जैसे दलहन वाली जो पौधे होती हैं, उनके जड़ों में वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है, फिर नाइट्रेट से वो लेते हैं नाइट्रोजन। तो ये है पौधों का नाइट्रोजन लेने का तरीका। वो आप नाइट्रोजन साइकिल में आगे चल के बायोलॉजी में या आप इसी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? प्रचुर मात्रा में हम भी यूज करते हैं, पशु भी यूज करते हैं। और पादप क्या होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में छोड़ते हैं। तो इसीलिए यह बैलेंस रहता है।
पर जब ये बैलेंस ज़्यादा जलाने की वजह से, आग लगाने की वजह से, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ पौधे काटने की वजह से बैलेंस बिगड़ने लगता है, तब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, अब आप देखें यहाँ वायुमंडल की संरचना में देखें तो वायुमंडल के कितने भाग है? 5 भाग। 5 परतों में विभाजित किया गया है। जैसे क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। ओके, तो आप देखते हैं क्षोभ मंडल, देखिए ये सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल, फिर आपको समताप मंडल, फिर आपको मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, देन बहिर्मंडल। तो अब आप देखते हैं क्षोभ मंडल, एक एक चीजों को पढ़ते हैं इसमें। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। जैसे कि आपके पीछे क्लास में आपको बताया गया है कि पीछे की वीडियो में आप देखेंगे कि ध्रुवों पे जो वायुमंडल की मोटाई, क्षोभ मंडल की मोटाई होती है, वो कम होती है और विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा में टेम्परेचर ज्यादा होता है, उष्मा ज्यादा होती है, तो हवाएं ऊपर की तरफ हल्की होकर उठती है, इसलिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है विषुवत रेखा पर ज्यादा, ध्रुवों पे कम होती है, क्योंकि ठंडी होती है तो ठंडी हवा सिकुड़ती है, तो वो ज्यादा बैठती है, भारी होती है, तो इस वजह से वो ज्यादा ऊंची नहीं है। तो ये औसत 13 किलोमीटर है, जो कि 8 से 18 किलोमीटर के बीच जाती है। इसे ये और क्या विशेषता है क्षोभ मंडल की? इसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा होती है, ओलावृष्टि होती है, आदि सब कुछ होती है। फिर आते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो मंडल है उसको समताप मंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, फिर ऊपर जाके घटना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, मतलब कि 13 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। यहाँ पे इस तरह घटनाएं बहुत कम होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होते हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए, रॉकेट के लिए कौन सा मंडल सबसे अच्छा होता है? तो समताप मंडल होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि ओजोन गैस की परत होती है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन को, ओजोन गैस की जो परत है किस मंडल में? समताप मंडल में। अब ये देखें, ओजोन की विशेषता है कि वो हमें हानिकारक गैसों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब आते हैं मध्य मंडल में। यह वायुमंडल की तीसरी परत है और ये लगभग 80 किलोमीटर, मतलब 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। और इसके अंतरिक्ष में प्रवेश कर, क्या इसका विशेषता है? तो इसमें अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं उल्का पिंड जो आती है, जो पृथ्वी के साथ वायुमंडल में घुसती है, तो यहीं पर आकर जलना शुरू हो जाती है, आकर जल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में आके उल्का पिंड जलती हैं? तो वो मध्य मंडल। ओके, फिर आता है बाह्य वायुमंडल के बारे में कुछ जानते हैं। बाह्य वायुमंडल में क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? तीव्रता से बढ़ता है। देखिए यहाँ पे देखिए, बाह्य वायुमंडल ये बहुत तेजी से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आयन मंडल जहां से क्या होता है, जो ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसका क्या काम है? इस मंडल में रेडियो संचार होते हैं, जो टेलीविजन, रेडियो, सैटेलाइट जो भी होती है वो इसी मंडल से होता है। ओके, बाह्य बाह्य मंडल से, ओके, बाह्य वायुमंडल से। तो यहाँ पे आपको जितने भी सैटेलाइट्स की, जो भी मोबाइल सैटेलाइट, रेडियो सैटेलाइट, न्यूज सैटेलाइट जो भी होते हैं यहीं पे, ओके, पुनः प्रसारित कर देती है। यहाँ से अब आते हैं बहिर्मंडल। वायु वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की यहाँ पे पतली परत होती है, हल्की गैसेज होती है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, ये हल्की गैसेज है, ये अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो सबसे ऊपर वायुमंडल में कौन सी गैसेज ज्यादातर मिलती है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या होगा? हीलियम और हाइड्रोजन। अब आता है मौसम और जलवायु। तो मौसम क्या है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। मतलब कि पूरे दिन की स्थिति या घंटे की स्थिति जो बदलते थे, इसको मौसम कहते हैं। जब यही मौसम दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम, उस स्थान का क्या होता है? जलवायु होता है। तो जलवायु जब बोला जाए तो दीर्घ काल, मतलब कई सालों सालों का, और मौसम बोला जाए तो प्रतिदिन का। अब आते हैं तापमान। तापमान क्या है? वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान बोलते हैं।
कि ये कितना ठंडा है और कितना गर्म है, उसके बीच के जो भाग है परिमाण, उसको बोलते हैं तापमान। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे गर्मी में बहुत सारी गर्मी होती है, ठंडी में बहुत ठंडी होती है। ओके। आयतन, सॉरी, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो सूर्य के विकिरण से प्रभावित होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। जैसे भी प्रकाश आता है और वो धरती पे आता है तो कुछ अवशोषित हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं आतपन। ओके, अब आतपन यानी कि सूर्यता की मात्रा भूमध्य रेखा पे ध्रुवों की से घटती जाती है, भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पड़ती है, और जैसे ध्रुव की तरफ जाते तिरछी होती जाती है तो घटती जाती है। ओके, यही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्रुवों से, सॉरी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आतपन यानी सूर्यताप क्या होती है? तो घटती है। अब देखिए, दिन के समय में एस्फेल्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि गर्मी, शहरों में गर्मी क्यों होती है, गर्मी, और आपको देहात में कम गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि शहरों में जो रोड बनते हैं एस्फाल्ट के बने होते हैं, कंक्रीट के बने होती है, धातु बनी होती है। जैसे कि धातु बहुत जल्दी गर्म होता है, एस्फाल्ट होता है वो ब्लैक होता है, तो ब्लैक कलर ज्यादा ऑब्जर्व करता है टेम्परेचर को, लाइट को, तो इस वजह से ये गर्म जल्दा हो जाता है। तो रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है, तो धीरे धीरे ऊष्मा निकलती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि शहर जो होते हैं बहुत सारे गर्म होते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट है, बिल्डिंग्स है, बहुत ऊंची ऊंची होती है, वो पत्थर की बनी होती हैं, तो इस वजह से ऑब्जर्व जल्दी करता है और बन जाता है। तो नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन में क्या होगा, वायु भी रुक जाती है, सर्कुलेट नहीं होती, घूमती नहीं है, तो वहां और गर्म होती चली जाती है। तो नगरों का तापमान आपको देहातों से ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जानते चांद पर वायु नहीं है, अतः वहां पे वायुदाब नहीं होता है। अब यहाँ पढ़ते हैं वायुदाब क्या है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब को वायुदाब कहा जाता है। अब वायु भी दाब लगाता है पृथ्वी के सतह पर। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है? तेजी से गिरता है। जैसे कि हमने बताया था कि चांद पे वायुदाब नहीं है, पर पृथ्वी पे है। वायुमंडल ही नहीं है चांद पर। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। तो गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से वो उसको पकड़ नहीं सकता वायु को, तो वायु उड़ जाती है बाहर, इसीलिए वहां पे वायुमंडल नहीं है। अब देखिए, समुद्र स्थल पर वायुदाब सबसे, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पे होता है? तो समुद्र तल पे। ओके, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुदाब क्या होता है? कम होता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थल पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अब क्षैतिज वितरण मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे वायुदाब कम या ज्यादा किस पर निर्भर करता है? अब ये निर्भर करता है तापमान पे, टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने से वायु हल्की होती है, तो हल्की होगी तो वायुदाब कम होगा। ओके, उसी तरह से ताप कम होता है मतलब कि ठंडी होती है तो वायुदाब बढ़ जाती है, क्योंकि भारी हो जाती है। ओके, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर उठती है, और तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और बादल युक्त, और निम्न वायुदाब का क्या कैरेक्टर है? देखो, निम्न वायुदाब क्या होता है? बादल युक्त आकाश में नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। मतलब कि अगर आकाश में बादल छाए हुए हैं और नमी है, तो इसका मतलब कि वायुदाब कम है। क्यों? कि वायु ऊपर जाके हल्की होती है, हल्की होती गर्म होकर ऊपर जाती है, और ठंडी होकर बारिश करती है, बारिश का मौसम बनाने लगती है, उस तरह का बादल बनाने लगते हैं। तो इसलिए उसी तरह से कम तापमान, अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर बैरोमीटर में अचानक से टेम्परेचर बैरोमीटर में अगर गिर जाए तो क्या होता है? तो मौसम खराब होने का सूचक होता है। ओके, तो ये उसी का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्र वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप भारी हो जाती है। भारी होगी तो क्या होगी? नीचे की तरफ दाब बढ़ जाएगा, और उच्च दाब के कारण क्या होता है? स्पष्ट और स्वच्छ मौसम होगा। तो ये पूछा था कि बैरोमीटर में अगर बढ़ रहा है, माने बैरोमीटर बढ़ रहा, दाब, वायु दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मौसम साफ होने वाला है। इसका इंडिकेटर, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको ध्यान रखें। अब पवन का नाम किस दिशा से रखी जाती है? आने वाली, पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर रखी जाती है। जैसे
पश्चिम से आ रही है तो उसको पछुआ पवन बोलते हैं, पूरब से आएगी तो पूर्वी पवन बोलते हैं। पवन क्या है, हम देखें, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं। और पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही जाती है, बहती है। अच्छा, कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो इसके साथ धूल कण भी उड़ते उड़ते रहते हैं। तो पवन के साथ बहुत सारी चीजें होती है, धूल कण भी उड़ते हैं, आपको अगर तेज हो तो पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन अब देखिए किस तरह के पवन होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्थानीय पवन है, स्थायी पवन है, मौसमी पवन है और स्थानीय पवन है। 3 तरह की पवन होती है। अब इसकी परिभाषा और आप इसका नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन, पूर्वी पवन स्थायी पवन होता है। व्यापारिक पवनें चलती हैं, आपको ये देखिए यहाँ आपको चित्र में दिखाएगा, जो कि सालों भर चलते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। इसके कैरेक्टर क्या है, सालों भर चलेंगी और एक निश्चित दिशा में चलेंगी। उसी तरह से मौसमी पवनें क्या है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपना दिशा बदलती रहती है। जैसे मानसूनी पवन, मानसून आता है तो दक्षिण पूर्व से बहना शुरू हो जाता है और फिर लौटता है तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से बहना शुरू होता है और जब लौटता है तो उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगता है। दूसरा स्थानीय पवन, स्थानीय पवन वे पवन छोटे क्षेत्रों में जो दिन के समय किसी स्थल पर चलते हैं। जैसे भारत में लू चलती है गर्मी में, या स्थल समीर या समुद्री समीर चलती है, स्थल या समुद्री समीर चलती है। समीर मतलब हवा। तो जब आप किसी समुद्र के किनारे हो तो दिन में क्या होगा, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल धीरे धीरे गर्म होता है। तो स्थल जल्दी गर्म होकर हवाएं ऊपर उड़ जाती है हल्की होकर, तो उसको भरने के लिए समंदर की ठंडी हवाएं आती है, तो इसको समीर बोलते हैं। तो समुद्री समीर हो गया क्योंकि समुद्र की तरफ से आ रहे। उसी तरह से रात में स्थल जल्दी ठंडा भी होता है तो भारी हो जाएगा, और जबकि जल गर्म रहता है तो स्थल से जल की तरफ जाती है, तो इसको स्थलीय समीर बोलते हैं। तो ये क्या है, स्थानीय पवन है जो कि दिन रात सिचुएशन के अनुसार बदलते रहती है बहुत तेजी से। अब देखो लू भी है स्थानीय पवन है कि गर्मी में ही सिर्फ चलती है उत्तर भारत में। जैसे कि आप देखिए वायुदाब के हिसाब से आप देखेंगे, ये व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। उसी तरह से सनातन पछुआ पवन है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, देखिए। फिर उसी तरह से ध्रुवीय पूर्वी पवन है, ये आपको स्थायी पवन है जो कि सालों भर इसी तरह से चलते हैं। अब आते हैं आर्द्रता के ऊपर। अब देखो आर्द्रता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए गर्म हवा ठंडी हवा, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो ठंडी हवा उसको भरने के लिए आ रही है। ओके, अब ये देखिए आर्द्र हवा जैसे ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे ठंड होगी, बारिश करेगी। आते हैं आर्द्रता क्या है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है, अब गर्म होगा तो वाष्पित होगा, तो यह जलवाष्प कहलाता है, जलवाष्प बन जाता है। वायु के किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहता है। वायु में अगर जलवाष्प कोई भी किसी भी समय जो मात्रा है उसको आर्द्रता बोलते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब ज्यादा हो रहे हैं, मात्रा थोड़ी 90%, 70%, 80% तो ज्यादा हो रही है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का आर्द्रता पर क्या प्रभाव होता है, तापमान का आर्द्रता पर क्या प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, आर्द्रता जलवाष्प धारण करने की क्षमता, तो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, तो अधिक आर्द्र होती चली जाती है। और इस प्रकार ये और भी अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना आता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता होने की वजह से मौसम पहले ही से ही पानी है उसमें, मतलब आर्द्रता ज्यादा है, तो अब वो उसको सुखा नहीं सकता क्योंकि जो क्षमता है अवशोषित करने की वो कम हो जाती है। सपोज करिए क्षमता 100 की है, 100 वाष्प की है और वो पहले ही से 90 है, तो अब सिर्फ 10 ही पॉइंट ले सकता है। इस वजह से आर्द्र दिन में कपड़े नहीं सूखते। गर्मी बहुत ज्यादा, आपको इरिटेशन होता है, पसीने ज्यादा आते हैं। ओके, क्योंकि सूखने की जो क्षमता है, जो जो हवाएं हैं वो सुखा नहीं सकते क्योंकि उनकी सुखाने की क्षमता कम हो। चलिए अब हम
क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन से बनते हैं। पहले वायुमंडल हमने बताया कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी को चारों तरफ हवाओं की परत को वायुमंडल कहते हैं। आपने ये देख लिया शुरू में, चारों तरफ घनी चादर से घिरी, जिसे वायुमंडल कहते हैं। फिर वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है, तो मोएसी हमने बताया था ट्रिक में, कि आप याद रखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा बनी हुई दो गैसें, महत्वपूर्ण गैसें। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, तो बोले थे CO2 है। यहाँ पे कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। मौसम किसे कहते हैं? रोज के परिवर्तन को, रोज या घंटे के परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। आपने देखा होगा मौसम और लॉन्ग और हाँ मौसम। देखिए मौसम वायुमंडल में प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति को कहते हैं मौसम। उसी तरह से क्वेश्चन क्या है, वर्षा के 3 प्रकार। अब वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे आपको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, उसके अलावा बोलते हैं पर्वतीय वर्षा होती है। कन्वेंशनल करंट ये होता है कि बहुत गर्मी हो, गर्म हवा ऊपर उठी और फिर ऊपर जाकर ठंडी होकर वर्षा करने लगी। ओके, उसी तरह चक्रवातीय वर्षा होती है, जो चक्रवात की जो ठंडी हवा और गर्म हवा, जिससे आप इसको देख सकते हैं। ये देखें आप चक्रवातीय वर्षा देखें कि ये ठंडी हवा है, गर्म है। तो ठंडी हवा नीचे है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ गई और ऊपर जाकर ठंडी होकर फिर बारिश की। पर्वतीय वर्षा, अब नीचे यहाँ हवाएं इधर से चल रही है और पर्वत की वजह से ये ऊपर की तरफ उठ गए और यहाँ पे बारिश करने लगी। और संवहनीय वर्षा, जैसे कन्वेंशनल करंट हमने बोला कि हवा गर्म हो गई, यहाँ पे गर्म होकर हल्की होकर ऊपर गई तो ठंडी हो गई और फिर ठंडी को बादल बन के बारिश हो गई। तो 3 तरह की वर्षा हो गई। वायुदाब क्या है? तो वायु द्वारा चारों तरफ, हमारे चारों तरफ लगाए गए दाब को वायुदाब बोलते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे करो वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब वायुदाब कहलाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन परत किसमें है? दूसरे वाले में, संताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। इसमें सबसे ज्यादा आपको गैसेज होती है, सबसे ज्यादा इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसमें हम जो हमारे से जुड़ी हुई है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। उसका वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? घटता है। पता है, जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं वायुदाब घटता चला जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? तब उसको हम वर्षा कहते हैं। जब बारिश मतलब कि तरल रूप में बूंदों के रूप में गिरते तब उसे वर्षा कहते हैं। अब देखिए व्यापारिक पवनें क्या है? जो लगातार हर साल पूरे साल एक जैसी होती है, तो ये स्थायी पवनें होती हैं। लू क्या है? स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है। मानसून क्या है? मौसमी पवन है, कि हर मौसम के साथ बदलता है, मौसमी पवन है। और पवन क्या है? पवन की क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति है ना पवन है। हवाएं जब क्षैतिज ऊंचे दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। अब आप कारण बता सकते हैं। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखना बता चुके हैं। भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों पर तिरछी होती चली जाती है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा, एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन फंसा हो या आपको समझने में परेशानी हुई हो या आपको अच्छी लगी हो, जो भी हो, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।